तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। हर लड़की अपनी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड होती है और उससे भी कई गुना ज़्यादा अपने सुहाग रात के लिए होती है। इस रात के लिए बहुत सारे सपने सजाई रहती है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मेरी शादी हुए आज 3 दिन हो गए थे, मगर मेरा पति मेरे कमरे में सोने के बजाय मेरी नंद के कमरे में सोता था। मैं पूछती तो कहता कि मेरी बहन को एक बीमारी है। रात होते ही उसके दौरे पड़ते हैं और वह अपनी जान लेने की कोशिश करती है। एक रात अचानक मैं अपने नंद के कमरे में गई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह तो मेरी नंद। आज मेरी शादी थी और हर लड़की की तरह मेरे दिल में भी हजारों अरमान थे और मैं बस यही चाहती थी कि मेरा पति बहुत प्यार और मोहब्बत करने वाला है, इज्जत करने वाला है। पार्लर में जब मैं दुल्हन बनकर तैयार हुई थी और खुद के शीशे में देखा था तो खुद को पहचान नहीं पाई थी। दिल से बेसाख्ता दुआ निकली थी कि काश मेरा पति मुझे पसंद करे और मुझे पूरी ज़िंदगी इज्जत और सम्मान मोहब्बत के साथ रखे। पार्लर वाली ने जब मुझे तैयार कर दिया तो कहा कि आज तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारा पति तुम्हें देखते ही अपने होश खो देगा, तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। और यह सुनकर मैं शर्मा गई। मैं पार्लर से अपनी सहेलियों के साथ मैरिज हॉल की तरफ जा रही थी। जब गाड़ी सिग्नल पर रुकी तो मैंने टाइम पास करने के लिए इधर उधर देखना शुरू किया। जब मैंने सामने वाली कार में देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। हमारे बगल में जो गाड़ी खड़ी थी उसमें एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए थे। हैरानी वाली बात ये नहीं थी कि लड़का लड़की बैठे थे, बल्कि ये थी कि वह लड़की मेरी नंद थी। मेरी नंद को तो इस वक्त मैरिज हॉल में होना चाहिए था, क्योंकि मुझे मेरी माँ को फ़ोन करके बताया था कि बारात आ चुकी है। तो ये इस वक्त इस लड़के के साथ यहाँ क्या कर रही है, और फिर यह लड़का कौन है? मेरी नंद ने इस वक्त जीन्स शर्ट पहन रखी थी और जिस तरह आराम से बैठी थी, जिससे साफ लगता था कि मेरी नंद को शादी में आने का कोई इरादा नहीं है। मैं हैरत से आंखें फाड़े उस गाड़ी की तरफ देख रही थी। तभी अचानक सिग्नल खुला और मुझे लगा शायद उसने मुझे भी देख लिया है, क्योंकि अब वह गाड़ी दूसरी तरफ मुड़ गई थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। इसी तरह खुद से उलझी हुई मैरिज हॉल पहुंची। बारात आ चुकी थी। पूरा मैरिज हॉल भरा हुआ था। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। सारा वक्त मैं अपनी नंद को तलाश करती थी, मगर वह मुझे कहीं दिखाई नहीं दी थी। इसका मतलब तो यही था कि मेरी नज़रों का वह धोखा नहीं था, मैंने सच में ही उसे देखा था। जब मेरी शादी हो गई तो मैंने अपने पति से कहा कि अपनी बहन को तो बुलाइए, मुझे मुबारकबाद भी नहीं देंगी। उसने मेरा पति कहने लगा, अच्छा मैं उसे तलाश करके लाता हूँ, यही कहीं मेहमानों में बैठी होगी। मुझे पूरा विश्वास था कि वह नहीं मिलेगी, मगर मेरी तो हैरत की हद न रही जब पति के साथ उसे आते देखा। उस वक्त वह कोई और लड़की लग रही थी। सुंदर सा लहंगा पहने, हाथों में मैचिंग चूड़ियाँ और फुल मेकअप। ऐसा लग रहा था कि उस गाड़ी में यही थी और कोई। लेकिन मेरा दिल शक में तो था, लेकिन यही सही वक्त नहीं था कि मैं अपने तरफ से अपनी नंद से सवाल जवाब करती। इसीलिए मुस्कुराकर उसने मिलने लगे, लेकिन शक मेरे दिल में बैठ चुका था। जब विदाई होने लगी तो मेरी नंद कहने लगी, भाई आप भाभी के साथ एक गाड़ी में चले जाएं, मैं दूसरी कार में आ जाती हूँ। इससे पहले मेरी नंद दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ी। मेरा पति ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसी गाड़ी में बैठा दिया और कहने लगा, तुम जानती हो ना, 2 मिनट भी मेरी नज़रों से तुम दूर नहीं हो सकती। अगर तुम मुझसे दूर हो जाती हो तो मुझे चिंता होने लगती है। मेरी नंद मुस्कुराते हुए गाड़ी के अंदर बैठ गई। मैं उन बहन भाइयों की आंखों आंखों में होने वाली बातों को समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, मगर मैं अपनी कोशिश नाकाम रही। गाड़ी घर के आगे रुकी। मेरी नंद ही मुझे कमरे में छोड़ने आई। मुझे बेड पर बिठाकर कहने लगी, भाई को आज की रात इस कमरे में बाहर मत निकलने देना, वरना बहुत पछताओगे। उसके अजीबोगरीब बात पर मैं दंग रह गई, लेकिन कुछ बोल न सकी। बस चुप रह गई और सोचने लगी, इसका दिमाग खराब है। भला शादी वाली रात कोई पति अपने पत्नी को छोड़कर कहाँ जाएगा? वह मुझे
अजीब से अंदाज़ा देखते हुए चली गई। थोड़ी देर में मेरा पति अंदर आ गया। वो बहुत जल्दी में था। उसने मेरे कमरे में आते ही अलमारी से एक डिब्बी निकाली और मुझे देकर कहने लगा, इसमें तुम्हारी मुंह दिखाई का गिफ्ट है। मैं अभी जा रहा हूँ, सुबह बात करते हैं। वह बात ख़त्म करके जा चुका था और मैं सदमे की हालत में बैठी रह गई थी। यह सब आनन फानन में हुआ था और मुझे कुछ कहने का मौका भी नहीं मिला था। मुझे अचानक ही अपने नंद की बातें याद आई। उसने कहा था कि अपने पति को अपने पास रखना, कहीं बाहर मत आने देना। उसका मतलब तो यही था कि उसे मालूम था कि आज की रात मेरा पति बाहर जाने वाला है। वह मेरे साथ रात नहीं बिताने वाला। यह सब सवाल मेरे दिमाग में आते चले गए और यह सब सवाल मेरे दिमाग में शक पैदा कर रहे थे। मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला है। मैं इस परिवार को अभी ठीक से जानती तक भी नहीं थी। नंद से भी बस 2-4 मुलाकात हुई थी और मैं उसको अभी तक समझ नहीं पाई थी। दूसरी तरफ अनिकेत था तो मेरे पास बैठना चाहिए था। आज तो हमारी सुहागरात थी, मुझे से प्यार से बातें करना चाहिए था, जबकि वो तो मुझे छोड़कर न जाने कहाँ जा चुका था। यह शादी रिश्ते कराने वाली मेरी एक मौसी ने कराई थी। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ ससुराल वालों का झंझट न हो। जानने वालों में तो मेरे जोड़ का रिश्ता नहीं था और आपस में जो लोग रिश्ते के सिलसिले में आते थे उन्हें मेरी माँ खुद मना कर देती थी। कहती थी कि अपनी बेटी की शादी ऐसी खानदान में करूँगी जहाँ लड़का अकेला हो, ताकि मेरी बेटी राज करे। मेरी माँ ने खुद 20 साल तक जॉइंट फैमिली में गुजारे थे और वहाँ रोज़ लड़ाइयाँ झगड़ा होती थी और मेरी दादी, मेरी ताई, चाची मेरी माँ का जीना दूभर कर रखा था। हम जितने साल उस घर में रहे, हमें दिमागी आराम नहीं मिल सका था। कभी बुआ पहुँच जाती थी तो कभी चाची या फिर कभी ताई। जरा जरा सी बात पर घर में हंगामा मच जाता था। इससे बचने के लिए ही मेरी माँ ने मेरे पापा पर जोर डाला कि अगर घर पर रहो, लेकिन मेरे पापा ने अपनों से अलग होना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने खुद उस घर से निकलने का फैसला कर लिया था। उस दिन मेरी बड़ी बहन के सिलसिले में कुछ लोग आए थे और यह बात चाची और ताई को गवारा नहीं था। उन्होंने जानबूझकर घर में लड़ाई शुरू कर दी थी और ऊंची आवाज़ में मेरी बहन पर झूठे इल्ज़ाम लगाने लगे। वो लोग अच्छे खाते पीते लोग थे और हमारी बहुत ख्वाहिश थी कि दीदी की शादी वहाँ पर हो जाए, मगर उन लोगों ने ये कहकर इनकार कर दिया कि उनको हमारे घर का माहौल पसंद नहीं आया। उस दिन मेरे पापा को एहसास हुआ कि अलग घर लेकर रहना ज़्यादा ठीक रहेगा। फिर हम लोग किराए के मकान में शिफ्ट हुए। कुछ समय बाद मेरी दीदी की शादी हुई, मगर वो भी पूरे खानदान में गई थी। बेचारी हर वक्त अपने ससुराल वालों के रोने रोती रहती थी और धुदकारती रहती थी। इसीलिए मेरी माँ अब फैसला कर लिया था कि शादी किसी छोटे परिवार में करेंगे जहाँ लड़का अकेला हो। हालांकि मेरे पापा ने कहा था कि किसी अकेले लड़के पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं, मगर माँ बाप होते, भाई बहन होते तो लड़का उनकी नज़रों में होता और उनके बिगड़ने के चांस बहुत कम होते हैं। लेकिन अकेला लड़का जल्दी बहक जाता है और गलत कामों में पड़ जाता है। ऐसे ही हम किसी अकेले अनजान लड़के को अपने लड़की को नहीं सौंप सकते। लेकिन मेरी माँ ने जो सोच लिया था वो पूरा करना चाहती थी। बस मुश्किल से यह रिश्ता मिला था। लड़के की सिर्फ एक ही बहन थी और वह अच्छे खाते पीते लोग थे। माँ को यह रिश्ता बहुत पसंद आया, इसीलिए रिश्ते वाली ने कहा, जो भी हो मेरी बेटी का वहीं पर रिश्ता पक्का कराओ। नसीब में यही था, इसीलिए शादी यहीं हो गई। मैंने अपनी माँ से भी कहा था कि अनजान लोग हैं, इसीलिए अच्छी तरह पता करवा लें, मगर माँ ने कहा कि मैंने सब करवा लिया है, लड़का बहुत ही अच्छा है। और अब सोचकर परेशान हो रही थी कि शादी की पहली रात मुझे अनिकेत यूं छोड़कर कहाँ चला गया। ऐसा तो कभी होता है जब दूसरा किसी गलत काम में पड़ा हो, यानी कि पति का कहीं और दूसरी औरत के साथ चक्कर हो। सारी रात मेरी परेशानी में गुजरी। मैं अपने पति का इंतज़ार करती रही, लेकिन वह नहीं आया। सुबह 6 बजे मैंने सोचा कि अपने नंद से जाकर पूछती हूँ
तो उसे ज़रूर पता होगा कि उसका भाई कहाँ है। मैंने अपनी नंद के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और यह देखकर मेरे चेहरे के रंग उड़ गए कि दरवाज़ा तो मेरे पति अनिकेत ने खोला था। मैंने एकदम चौंक गई। वह अपने बहन के कमरे में क्या कर रहा था? मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए थे। मैं गुस्से में बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली आई। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह अपनी बहन के कमरे में क्यों था। मुझे गलत नहीं सोचना ये चाहिए था। मैं सारी रात गलत दिमाग में दिल में नहीं लाना चाहती थी, लेकिन हालात मेरे दिमाग में शक पैदा कर रहे थे। अनिकेत मेरे पीछे पीछे चला आया और कहने लगा, मेरी बहन बीमार है, थोड़ी सी दिमागी मरीज है, उसे रात को दौरे पड़ते हैं और अक्सर वो खुद को नुकसान पहुंचाती देती है, इसीलिए मुझे रात को उसके पास रुकना पड़ता है ताकि वह खुद को नुकसान न पहुंचा दे। जब अनिकेत ने यह बात मुझे बताई तो मुझे शर्मिंदगी हुई कि कितना अच्छा, कितना ख्याल करने वाला इंसान है और मैं उस पर शक कर रही थी। कुछ देर बाद उसकी बहन भी उठ गई। सारा दिन मेरी नंद मेरे साथ रही थी। घर में खूब सारे मेहमान इकट्ठा हुए थे क्योंकि अभी शादी की कुछ रस्में और बची हुई थी। मेरी मुंह दिखाई भी हो रही थी। सारा समय मेरी नंद मेरे साथ ही रही और मेहमानों से हंस हंस कर बातें कर रही थी। यह देखकर हरगिज भी नहीं लगता था कि वह दिमागी मरीज हो सकती है। रात को फिर अनिकेत यही कहकर कमरे से बाहर चला गया कि मुझे अपनी बहन के कमरे में सोना पड़ेगा। ये कहकर वो चला गया और मैं सोचने लगी कि उसे अगर अपनी बहन का ही ख्याल करना था तो फिर मुझसे शादी ही क्यों की? ऐसा भला कब तक चलेगा? कब तक रोज रात अपनी बहन के कमरे में जाकर सोया करेगा? मैं 2 दिन तक दुल्हन थी, मेरे कुछ भी अरमान थे, लेकिन अनिकेत को तो मेरे अरमानों की कोई परवाह ही नहीं थी। तीसरी दिन भी अनिकेत अपनी बहन के कमरे में जाकर सो गया। आज तीसरा दिन था और मैं इस सब से बुरी तरह तंग आ गई थी। चौथी रात में अनिकेत को अपने बहन के कमरे में चला गया तो मुझे उस समय बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैं बेड पर करवटें बदलती रही लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात के 12 बजे जाकर मैंने अपनी नंद के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन शायद वह दोनों गहरी नींद में सोए हुए थे, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। यह सब क्या हो रहा था? वह दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे थे? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह जब अनिकेत कमरे में आया तो मैं उस पर बरस पड़ी और पूछा कि कल रात तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? तो मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि मैं गहरी नींद में था, इसीलिए पता नहीं चल सका। मैंने अनिकेत से कहा कि तुम अपनी बहन के कमरे में सोते हो तो दरवाज़ा लॉक क्यों होता है? दरवाज़ा खुला रखा करो। मेरे सवाल पर वह बखुला गया और एकदम घबरा गया था। कहने लगा, तुम्हें बताया तो था कि वह दिमागी की मरीज है और उसे दौरे पड़ते हैं, इसीलिए उसकी सुरक्षा के ध्यान में रखते मैं कमरे को लॉक कर लेता हूँ। लेकिन मैं किसी भी तरह अनिकेत का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। मैंने कहा, तुम्हें यही डर है ना? तो मैं तुम्हारी बहन के साथ सो जाया करूँगी, उसका ख्याल रखूँगी, तुम अपने कमरे में रहो। मेरा ऐसा कहने पर अनिकेत का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अब कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं था। तभी अचानक बोला, जब तक मेरी बहन ठीक नहीं हो जाती मैं किसी को भी उसके पास या उसको किसी के पास रहने नहीं दे सकता। मैं रोने लगी। अनिकेत ने मुझे चुप भी नहीं कराया और चला गया। थोड़ी देर बाद मेरी नंद मेरे कमरे में आई और मुझे चुप कराने लगी और कहने लगी, मैंने तो रात भाई को बोला था कि भाभी दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, दरवाज़ा खोल दे, मगर भाई ने ही मना कर दिया। मेरी नंद बहुत डरी हुई लग रही थी। मैंने पूछा, क्या तुम्हें रात को दौरे पड़ते हैं, इसीलिए तुम्हारा भाई तुम्हारे कमरे में सोता है? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर हैरानी के रंग दिखने लगे थे। मुझे कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और रोती हुई अपने कमरे में चली गई। उसका यह रवैया मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया था। ऐसा क्या राज था जो मेरे पति घर पर ही था, मेरे साथ रहने की वजह हर समय सोए साए की तरह अपनी बहन के पीछे ही रहता था।
यहाँ तक कि मेरी एक दोस्त ने भी मुझे और अनिकेत के एक पार्टी में बुलाया तो अनिकेत कहने लगा कि तुम अकेले ही चली जाओ, और अगर मेरा जाना इतना ही ज़रूरी है तो मेरी बहन भी साथ जाएगी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई, लेकिन मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इसकी बहन को भी साथ ले चलते हैं। लेकिन मेरी नंद तो जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। मेरी नंद ने मुझे इशारा भी किया कि मुझे साथ लेकर न जाएं, भाई के साथ चली जाओ। मैंने अनिकेत को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अनिकेत नहीं माना और उसे साथ लेकर ही पार्टी में गया। मैंने महसूस किया था कि मेरी नंद मेरे पति के काफ़ी डरती है, और मैंने ये भी नोट किया था कि अनिकेत मेरी नंद पर बहुत सख्ती करता है। उसके पास उसका अपना मोबाइल तक नहीं था और उसको घर से बाहर जाने भी इजाज़त नहीं देता था। सारा दिन और सारी रात मेरा पति बस उसी के आगे पीछे घूमता रहता। मुझे तो जैसे उस घर में लाकर भूल ही गया था। एक दिन मैंने अनिकेत से कहा कि तुम्हारी बहन को दौरे पड़ते हैं तो चलो उसे किसी डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। अनिकेत कहने लगा तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसको दवा खिला रहा हूँ, उसका इलाज चल रहा है। उस दिन दोनों बहन भाई कहीं गए हुए थे कि मुझे एकदम अपने नंद के कमरे की तलाशी लेने का ख्याल आया, और उसके कमरे में मैं गई तो न तो कोई गोलियां मिली और ना ही कोई रिपोर्ट। तो फिर मेरा पति मुझसे झूठ क्यों बोल रहा था कि उसका इलाज करवा रहा था? अगर ऐसा होता तो कमरे में कुछ ऐसा ज़रूर मिलता जिससे यह बात साबित हो जाती कि मेरी नंद को दौरे पड़ते हैं। अब मुझे अनिकेत पर शक होने लगा था। डॉक्टर के पास ले जाने वाली बात भी अनिकेत ने नहीं मानी थी। मैं सोचने लगी अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उसके कमरे की चाबी छुपा ली और कमरे में आ गई। वह दोनों शाम को वापस आए। मेरे पति ने आते ही मुझसे कहा कि अब तुम्हारी परेशानी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, बस कुछ ही दिनों की बात है। मेरी नंद के चेहरे का देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो रोती रही है। रात को फिर अनिकेत अपनी बहन के कमरे में चला गया, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं सारी सच्चाई जान कर रहूँगी। आखिर मेरे पति मेरे नंद के कमरे बंद करके अकेले में करते क्या हैं? चाबी तो मैंने छुपा ही ली थी। मैंने जल्दी से चाबी निकाली। रात को 2 बज रहा था। मैंने जल्दी से कमरे को लॉक खोला और अंदर चली आई। सामने का मंजर देखकर मेरे ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। मैंने देखा कि मेरा पति मेरे नंद को रस्सियों से बांध रखा है और उसका सर अपने कंधे पर लेकर सो रहा है। मेरी नंद शायद जग रही थी। मुझे देखकर इशारा करके बाहर जाने को कहा। मैं उसे देखकर दंग रह गई थी और मैं अनिकेत को जगाकर पूछना चाहती थी कि ये सब क्या है, मगर जब मेरी नंद ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए तो मैं बाहर गई। अपने नंद की हालात देखकर मैं सदमे में आ गई थी। अब तो मुझे मेरी नंद दिमागी मरीज नहीं लग रही थी, बल्कि अनिकेत दिमागी मरीज लग रहा था। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मेरे दिलो दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। मैं अनिकेत से पूछना चाहती थी कि आखिर उसने अपनी बहन को बांध कर क्यों रखा है। इसी उलझन में पूरी रात गुजर गई। सुबह होते ही मैंने बहाना बनाकर अपनी नंद को अपने कमरे में बुलाया और उससे पूछा कि रात को जो कुछ मैंने देखा वो सब क्या था। तो मेरी नंद मेरी बात सुनकर रोने लगी और कहने लगी, जब से मम्मी पापा इस दुनिया से गए हैं मेरे भाई का रवैया मुझसे बदल गया है। सारी प्रॉपर्टी पर अपना हक समझते हैं और रोज़ मुझसे कहते हैं कि अपने हिस्से की दौलत मेरे नाम कर दो। मेरे पापा अपनी सारी दौलत हम दोनों बहन भाइयों के नाम कर गए हैं। मैंने मना करती हूँ तो मुझे मारते हैं और मुझे परेशान करते हैं। रात को भी मुझे रस्सियों से बांध देते हैं। वह मुझ पर हर पल तकलीफ़ देते हैं, जिसकी डर के वजह से मैं अपने हिस्से की प्रॉपर्टी उनके नाम कर दूं, मगर मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगी। अगर मैंने भाई को सारी प्रॉपर्टी दे दी तब भी भाई
इसको अपने पास नहीं रखेंगे। मेरा भाई गलत आदतों में पड़ा हुआ है, वह सारी दौलत उड़ा देगा। मेरी नंद के मुंह से ये सब बातें सुनकर मेरा सच चकरा गया। मेरी नसें फटने लगी। मेरा पति अनिकेत इतना गंदा आदमी हो सकता है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अगर रात को मैं अपनी आंखों से ये सब कुछ नहीं देख लेती तो शायद मैं अपनी नंद की बातों पर विश्वास भी नहीं करती, लेकिन हकीकत तो मैंने खुद अपनी आंखों से देख ली थी। मेरी नंद मुझे लिपट कर रोने लगी, भाभी मुझे यहाँ से कहीं भेज दो, मेरी जान बचा लो, नहीं तो मेरा भाई मुझे जान से मार देगा, मेरी जान बचा लो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस घर से कहीं दूर भगा दो। अब मैं इसको क्या कहती, उसे चुप कराया और मैं सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं। थोड़ी देर बाद अनिकेत मेरे पास आया और कहने लगा, मैंने अपनी बहन की रिश्ता तय कर दिया है। कल मैं उसका लड़का दिखाने लेकर गया था। अगले मंडे को मैं अपनी बहन की विदा कर दूंगा। मैं यह सुनकर हक्का बक्का रह गई। मेरी नंद तो कुछ और ही कह रही थी कि उसका भाई उसकी शादी किसी बूढ़े से करवा रहा था और बदले में उसे पैसे मांगते थे, और ये तो कह रहा था कि किसी लड़के से रिश्ता किया है। ये सब क्या था? मेरा पति कहने लगा, मैं बस यही चाहता हूँ कि अपनी बहन की जिम्मेदारियों से फ्री हो जाऊँ। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मम्मी पापा के मरने के बाद दोनों बहन भाई ही एक दूसरे का सहारा हैं। अपनी बहन की जिम्मेदारियों से फ्री होकर अपने माँ बाप के दिए हुए वादे को फ्री हो जाऊंगा। अनिकेत के मुंह से ये बातें सुनकर मुझे हैरत के झटके लग रहे थे। क्या मेरा पति अनिकेत झूठ बोल रहा था? कितनी साफ सफाई से झूठ बोल रहा था कि वो अपनी बहन को बहुत प्यार करता है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच्चा है। ये दोनों बहन भाई बहुत अजीब थे। मेरे लिए ये फैसला करना मुश्किल था कि कौन सच बोल रहा है। अनिकेत ने मुझे उस लड़की की फ़ोटो भी दिखाई थी। लड़का तो दिखने में बहुत ही हैंडसम था और उम्र भी ज़्यादा नहीं, 24-25 की उम्र थी कि जब मैंने ये बात अपनी नंद की बताई तो वह रोते हुए कहने लगी कि भाई झूठ बोल रहे हैं। भाई ने एक 55 साल के बूढ़े से मेरी शादी तय की हुई है। बदले में वह बूढ़ा भाई को ढेर सारे पैसे देगा, जिसे भाई अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। शादी के नाम पर मेरे भाई मुझे बेच रहे हैं, मैं क्या करूं? यह कहकर मेरी नंद से सिसक सिसक कर रोने लगी और मुझसे मदद मांगने लगी। मैं क्या मदद करती, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा था, और अभी मेरी शादी को टाइम ही कितना हुआ था। मेरी नंद बार बार कह रही थी कि भाभी मुझे सब इस घर से कहीं भगा दो। मैंने अपनी नंद से कहा कि अगर मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूँ तो मुझे कहाँ जाओगी? कहने लगी कि अपनी एक दोस्त के घर चली जाऊँगी और एक वकील से मुझे बचा लेगी। मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है, वरना उसको अब तक मदद के लिए बुला चुकी होती कि मैंने उसे अपना फ़ोन दिया कि वह अपनी दोस्त से बात कर ले। उसने मेरे सामने ही अपने दोस्त से बात की, लेकिन उससे ज़्यादा बात नहीं की थी। बस 2-3 बातें ही कही, मेरी भाभी मुझे घर से किसी न किसी तरह निकाल देंगी और फिर तुम मेरे घर आ जाऊंगी। उसने अपनी सहेली से कहा कि तुम मेरी मदद ज़रूर करना, मुझे विश्वास है कि तुम मेरा साथ ज़रूर दोगी। अपनी नंद की बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाने पर मैंने अपनी नंद की मदद करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल घबरा रहा था। फिर तय ये हुआ कि मैं अनिकेत को नींद की गोलियां दूध में मिलाकर मिला दूंगी। अनिकेत की सोने के बाद किसी बहाने रात को अपनी गाड़ी में छुपाकर उसकी दोस्त के घर छोड़ दूंगी, क्योंकि ड्राइवर को भी अनिकेत ने सख्त आदेश दे रखे थे कि मेरी बहन कहीं भी बाहर नहीं जाने पाए। जैसे ही रात के 9 बजे मैं अनिकेत को दूध में नींद की गोलियां मिला दी। दूध पीते ही आधे घंटे के अंदर ही अनिकेत सो चुका था। अंदर ही अंदर अनिकेत सो चुका था। हमारे पास यही मौका था। मैंने अपनी नंद से कहा कि तुम जाकर कार की पिछली सीट पर छुप जाओ। मैंने चौकीदार से कहा कि गेट खोलो, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अपनी माँ के घर जाना है। चौकीदार ने तुरंत गेट खोल दिया। मैं गाड़ी सड़क पर ले आई। कुछ ही देर में हम एक घर के सामने खड़े थे। मेरी नंद कहने लगी, भाभी आप घर चले जाएं, वरना हम फंस
जाएंगे, लेकिन मैं उसे पूरी सुरक्षा के साथ घर के अंदर तक छोड़कर आना चाहती थी और उसके दोस्त से मिलकर उसको कहना चाहती थी कि मेरी नंद का ख्याल रखना। मेरा इरादा यही था कि यहाँ से सीधा अपने घर जाऊंगी और अपने माँ बाप के, अपने पति की सारी सच्चाई बता दूंगी। जो अपनी बहन का नहीं था वह मेरा कैसे होता। यही सोचकर मैं गाड़ी से नीचे उतरी ही थी कि तभी गेट खोलकर एक लड़का बाहर आया और उसके लड़के को देखकर मैं एकदम से चौंक गई थी। ये तो वही लड़का था जिसको मैंने अपनी शादी वाले दिन अपनी नंद के साथ कार में देखा था। जब अनिकेत को मैंने अपनी नंद के इतनी सख्ती करते देखा था तो यह दिमागी ख्याल से कैसे निकल गया कि उस दिन गाड़ी में मेरी नंद हो सकती है। मैंने सोचा कि वह कोई और लड़का होगा। मेरी नंद तो इतनी आज़ादी से है कि वह किसी लड़के के साथ अकेली ही गाड़ी में घूम फिर रही है, लेकिन आज मेरी नंद उस लड़के के पास आई और जब उस लड़के को मैंने देखा तो मैं चौंक गई कि यहाँ क्या कर रहा है। मेरी नंद गाड़ी के दूसरी तरफ से निकलकर मुझे कहने लगी, भाभी ये मेरे दोस्त का भाई है, मैं अंदर जा रही हूँ, आप घर जाएं। लेकिन मुझे कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था। मैंने एकदम फैसला किया कि अपनी नंद से कहा, गाड़ी में बैठो, हम वापस घर आ रहे हैं। लेकिन मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा जब मेरी नंद ने मेरा हाथ जोर से झटका और भागकर उस लड़के के पास जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, सॉरी भाभी, मगर मैं अब वापस नहीं जा सकती। मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ और उसी के खातिर झूठ बोलकर आपको यहाँ लाई हूँ। अभी शायद मेरी नंद कुछ और भी कहती, लेकिन उस लड़के ने मेरी नंद को अपने पीछे किया और मेरी तरफ आते शैतानी हंसी हंसकर बोला, मगर मुझे तो तुम्हारी भाभी पसंद आई है, एक के साथ एक फ्री। मैं उस लड़के की बातें सुनकर घबरा गई। मेरी नंद भी एकदम चौंकी थी। वह लड़का उसी शैतानी हंसी हंसने के साथ बोला, मैं तो तुम्हारे लिए तड़प रहा था कि कब तुम आओ और मेरी प्यास बुझाओगे, मगर अब देखो, अब तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी भाभी भी फंस गई है। इतने देर में मैं गाड़ी से नीचे उतर गई थी और अपनी नंद के हाथ को पकड़कर उसे गाड़ी में बैठाने लगी कि तभी उस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे घर के अंदर खींचने लगा। मेरी नंद ने गुस्से में आकर उसके हाथ पर एक थप्पड़ मार दिया और कहा, धोखेबाज, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारी खातिर मैंने अपने इतने प्यार करने वाला भाई को धोखा दिया। जैसे ही मेरी नंद ने उस लड़के को थप्पड़ मारा तो उस लड़के ने फ़ोन करके 2 लड़कों को बुला लिया। मुझे उन लड़कों के इरादे खतरनाक लग रहे थे। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वह मुझे मेरी नंद को खींचकर अंदर ले जा रहे थे कि उसी वक्त पुलिस ने सायरन बजने लगा। पुलिस के साथ साथ मेरे पति को आते देखकर मैं भगवान के धन्यवाद किया। जैसे मेरी जान में जान आने लगी थी, पुलिस तुरंत उन लड़कों को पकड़ कर ले गई। मैं हैरान थी कि मेरे पति अनिकेत को तो मैंने नींद की गोलियां दे दी थी, फिर वो यहाँ कैसे आए। अनिकेत कहने लगा, मेरी बहन की महीनों पहले इस लड़के से मुलाकात हुई थी और वह इसके प्यार के जाल में फंस गई थी। जब मुझे पता चला कि मैंने इस लड़के के बारे में सारी जानकारी लेनी शुरू कर दी है, अगर ये लड़का ठीक होता तो अपनी बहन की शादी खुशी खुशी इस लड़के के साथ कर देता। लेकिन मुझे पता था कि ये लड़का धोखेबाज है और कैरेक्टर का गिरा हुआ आदमी है। मैंने अपनी बहन को उस लड़के के बारे में सारी सच्चाई बताई, लेकिन मेरी बहन ने मेरा विश्वास नहीं किया, उल्टा उसकी बातों में आकर मुझे ही शक किया और घर से भागने की प्लानिंग करने लगी। तब तक मेरी शादी के दिन आ गया, इसीलिए मैंने उस पर सख्ती की और उसके कमरे से ही बांधकर सोने लगा। लेकिन क्योंकि यह दोबारा भागने की कोशिश कर चुकी थी और मैं नहीं चाहता था कि उस आवारा लड़के के हाथों में मैं अपनी ज़िंदगी, बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर ले। मैं और अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और उसे बर्बाद होते नहीं देख सकता। उसने तुम्हें जो कुछ भी बताया ये सब झूठ था। कल जब तुम दोनों प्लान कर रहे थे तो मैंने सुन लिया था और फैसला किया कि तुम लोगों को जो करना है तुम लोग कर लो, ताकि तुम लोगों को सब कुछ समझ आ जाए, तुम सब कुछ अपनी आंखों से देख लो। हो सकता है कि ऐसा करने से ही मेरी बहन को अकल आ जाए, क्योंकि इंसान को जब तक ठोकर न लगे वो बाज नहीं आता। इसीलिए मैंने तुम लोगों को
जाने दिया और वो गोलियां वाला दूध फेंक दिया था। मुझे यकीन था कि यहाँ कुछ ऐसा ज़रूर होगा, इसीलिए मैं पुलिस के लिए तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। ये सब कुछ सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई। मेरी नंद भी सर झुकाए हुए आंसू बहा रही थी। वह हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो भाई, इस लड़के के बातों में आकर मैंने अपना नुकसान करने चली थी। उसने मुझे धोखा दिया है और मुझे आपके खिलाफ ही खड़ा कर दिया था। मेरी नंद ने मुझसे माफ़ी भी मांगी मैंने, और अनिकेत ने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि यह बहुत गलत है। कुछ ही दिनों बाद हमने उसकी शादी कर दी। आज वो अपने घर में बहुत खुश है और मैं अपने पति अनिकेत के साथ खुश हूँ। मेरा पति अनिकेत एक अच्छा भाई होने के साथ साथ एक अच्छा पति भी है और साथ ही एक बहुत अच्छा इंसान भी है। ऐसे अच्छे इंसान किस्मत वालों को ही मिलते हैं और मैं बहुत खुशकिस्मत थी कि अनिकेत जैसा पति